हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम कई दिनों बाद क्लास लेकर आए हैं। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा बड़ा बोर्ड लेके आए ताकि चीज़ों को हम सही तरीके से संपूर्ण रूप से क्लियर कर सकें। आपने पढ़ाई होगा कि अधूरा ज्ञान किस काम का। तो इसके लिए हम चीज़ों को क्लियर से समझने व समझाने के लिए बड़ा बोर्ड लेकर आए हैं। और इसके ऊपर हमारा जो पहला टॉपिक होगा, जो इसका शुभारंभ करेंगे हम आज, तो उसका पहला टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम रक्त और रक्त समूह के बारे में अध्ययन करेंगे, हृदय के बारे में, हृदय की संरचना, उसके कार्य किस प्रकार से होते हैं, और एक हृदय स्पंदन, सिस्टोल, डायस्टोल और जितने भी इससे संबंधित धमनी, शिराएं, रक्तवाहिनियां, लसिका आदि जो संरचनाएं हैं, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद। अब हम बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र है वो क्यों होता है, यानी कि उसकी आवश्यकता है वो क्यों हुई। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि वन सेल्यूलर जीव, और जो एक स्तरीय व द्विस्तरीय बहुकोशिकीय जीव, यानी कि जो भ्रूण विकास के दौरान एक स्तरीय व द्विस्तरीय जीव बनते हैं, यानी कि एक्टोडर्म या एंडोडर्म दोनों दो ही स्तर बनते हैं, तो द्विस्तरीय कहा जाता है। तो इन बहुकोशिकीय जीवों में और एक कोशिकीय जीवों में, इनमें क्या होता है कि CO2 व O2 का आदान प्रदान होता है गैसीय विनिमय की क्रिया के दौरान, और पोषक पदार्थों का वो शरीर के विभिन्न अंगों में वितरण होता है। तो एक कोशिकीय जीव में और इन बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है कि यह सीधे ही वातावरण के साथ हो जाता है, यानी कि सीधे वातावरण के साथ ये इन दोनों का आदान प्रदान हो जाता है और पोषण क्रिया के दौरान उनका वितरण हो जाता है पोषक पदार्थों का। परंतु बहुकोशिकीय जीव में यह संपूर्ण नहीं हो पाता, यानी कि जो शरीर की कोशिकाएं होती है बहुकोशिकीय जीवों की, वो डायरेक्टली वातावरण के साथ है वो संपर्क में नहीं रह पाती। तो इसके लिए, यानी कि इसके समाधान के लिए, जो डायरेक्टली क्लोज में नहीं रहती वातावरण के, इसके समाधान के लिए वो रक्त परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होगी। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण यानी कि चारों ओर घूमना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है रक्त परिसंचरण तंत्र में, एक संपूर्ण व्यवस्थित प्रकार से O2 व CO2 का विनिमय भी होता है, यानी कि गैसीय विनिमय भी होता है, और पोषक पदार्थों की वो शरीर के विभिन्न भागों तक पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनका भी निष्कासन हो जाता है, यानी कि CO2 उत्सर्जित हो जाती है। ये एक ही बात होगी गैसीय विनिमय की। तो इन तीनों का व्यवस्थित रूप से बहुकोशिकीय जीवों में निपटान होता है एक विशेष तंत्र के द्वारा, यानी कि जिसमें कई अंग परस्पर मिलकर कार्य करते हैं, उसको ही रक्त परिसंचरण तंत्र है वो कहा जाता है। और रक्त परिसंचरण तंत्र है वो दो प्रकार का होता है, यानी कि हम टाइप की बात कर लें, टाइप दो प्रकार के होते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। नाम से स्पष्ट है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि जिनमें रक्त है वो खुले वातावरण में प्रवाहित होगा, जैसे कि कोई जीव है, जैसे कि खुले रक्त परिसंचरण तंत्र होता है मोलस्का में और ऑर्थ्रोपोडा में। इनमें क्या होता है कि जो एक संपूर्ण व्यवस्था होती है वो एक खुले कटोरे में ही होती है, जैसे कि मोलस्का का कोई सदस्य है और उसमें रक्त है वो एक तरल अवस्था में, जैसे कि तालाब का गड्ढा होता है उस प्रकार से होता है, और जो वाहिनियां और अन्य अंग होते हैं वो उसमें डूबे होते हैं। तो इस प्रकार से गुहा, इसको गुहा रूपी स्ट्रक्चर में वो रक्त पाया जाता है, उसको खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और इस गुहा को, जिसमें रक्त है वो भरा हुआ होता है, इस गुहा को हिमोशील गुहा कहा जाता है। याद रख लीजिए, हिमोशील गुहा में वो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त भरा हुआ होता है, उसको हिमोशील गुहा कहा जाता है। अब हम बात करें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो इसमें क्या होता है कि जो रक्त होता है, जैसे कि हम स्तनधारी है, स्तनधारियों में रक्त है वो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और इनमें रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक के रूप में होता है। आप इन्हें प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है मनुष्य के अंदर। उसमें क्या होता है कि जो रक्त है वो वाहिनियों में, धमनी में शिराएं, हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ेंगे, वाहिनियों में वो रक्त बहता है। इसको यानी कि
खुला न होकर बंद प्रकार से वाहिनियों व अनेक कोशिकाओं में वो रक्त बहता है, उसको बंद रक्त से संचरण तंत्र कहा जाता है। और इसका उदाहरण है सभी स्तनधारी, यानी कि स्तनधारियों में वो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये बात होगी रक्त परिसंचरण तंत्र की, इसकी आवश्यकता क्यों हुई और रक्त परिसंचरण तंत्र है वो कितने प्रकार से होता है और किन किन जीवों में पाया जाता है, हिमोसिल है वो गुहा क्या होती है। अब हम बात करते हैं मनुष्य के सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसमें क्या होता है वही बात है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मनुष्य होते हैं उनमें रक्त या ब्लड होता है वो तरल संयोजी ऊतक के रूप में वो पाया जाता है, यानी कि रक्त होता है वो तरल संयोजी ऊतक के रूप में होता है। और इसके अंतर्गत जितने भी अंग आते हैं वो मिलकर ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। बात करें रक्त के संगठन की, ब्लड संगठन की, तो इसके अंतर्गत है वो एक स्वस्थ मनुष्य के अंतर्गत है 5 से 6 लीटर रक्त है वो पाया जाता है, यानी कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। और ब्लड संगठन में रक्त को 2 भागों में बांटा जाता है, प्लाज्मा और 2 भागों में, 2 टाइप्स, प्लाज्मा और ब्लड कणिकाएं या रक्त कणिकाएं या ब्लड कार्पल्स जो भी कहें। तो रक्त को 2 भागों में बांटा जाता है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। जो पहले हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में, तो प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा होता है इसका रक्त का कुल 55% और बाकी का 45% है वो रुधिर कणिकाएं होती है। तो प्लाज्मा होता है एक पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। और रक्त की पीएच मान है वो 7.4 होती है। बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है रक्त की पीएच मान यानी कि 7.4 है तो यह क्षारीय पीएच मान है, क्षारीय पीएच मान होता है रक्त का। तो प्लाज्मा है वो क्षारीय तरल होता है, पीले रंग का होता है और इसमें अनेक कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ विद्युत अपघट्य भी पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा के अंतर्गत पाए जाने वाले कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात करें तो कार्बनिक व अकार्बनिक 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ में है वो एल्बुमिन पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में, जिसकी मात्रा 4.5% तक होती है। इसके अलावा ग्लोबुलिन, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, इनकी मात्रा भी कुछ, ग्लोबुलिन की मात्रा होती है 2.4 के करीब और ग्लूकोज की मात्रा होती है 0.1% के करीब। एमिनो अम्ल और वसा या लिपिड भी पाई जाती है। बहुत से पदार्थ होते हैं कार्बनिक पदार्थों के रूप में। और अकार्बनिक पदार्थों में जो होते हैं खनिज लवण होते हैं। इसमें अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत खनिज लवण आती हैं। खनिज लवण जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, सल्फेट आयन और फार्मेल्डिहाइड भी पाया जाता है कुछ मात्रा में। परंतु जो सर्वाधिक मात्रा में अकार्बनिक लवण होता है वो सोडियम पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में अकार्बनिक लवण के रूप में। इसके अलावा इस प्लाज्मा के अंतर्गत है जो विद्युत अपघट्य भी पाए जाते हैं और विटामिनों का संश्लेषण भी किया जाता है। विटामिन, विद्युत अपघट्य और एंजाइमों का संश्लेषण भी किया जाता है इस प्लाज्मा के अंतर्गत। तो ये बात होगी प्लाज्मा में 55% वो रक्त का भाग होता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ के रूप में ये पाए जाते हैं और अकार्बनिक पदार्थों के रूप में कुछ खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ विद्युत अपघट्य और विटामिन, एंजाइम, इनका संश्लेषण भी प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट है ब्लड कणिकाएं यानी कि रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाएं है वो 3 प्रकार की होती है। अपने प्राइमरी क्लास में पढ़ा होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। आपने इस वाले याद रखें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इन तीनों का हम बारी बारी से ध्यान करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त कणिकाओं के अंतर्गत
पहला हमारा टॉपिक है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाएं इनका रंग लाल होता है और लाल रंग होने का कारण है हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में जो Fe+2 युक्त होता है उसको कहते हैं हिमभाग। हिम और एक इसके अलावा इसमें ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य होता है, हीमोग्लोबिन में Fe+2 युक्त हिमभाग होता है और हिमभाग के साथ ही है वो ऑक्सीजन अणु आकर जुड़ते हैं। तो ये बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। तो आरबीसी की जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। ये बात होगी जीवन काल की। इसके अलावा जो आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स होती है इनको इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट, आरबीसी नहीं बोलकर आप इरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हो, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है, इनमें लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और एक हीमोग्लोबिन के अंदर है 4 Fe+, यानी कि फेरस, इसको फेरस कहा जाता है। और जो Fe की +3 संयुक्ता होती है इसको फेरिक कहा जाता है। या डिफरेंस अपना फेरिक और फेरस में, इसको फेरस कहा जाता है। तो जो फेरस भाग होता है Fe+2 ये 4 होते हैं, यानी कि 4 Fe+2 युक्त फेरस होते हैं। और इनमें 4 है तो एक के साथ एक ऑक्सीजन अणु जुड़ेगा, तो 4 और 2 अणु आकर जुड़ते हैं 4 Fe+2 के साथ। और ये इसके साथ आकर जुड़ते हैं और किस एंजाइम के कारण जुड़ते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन Fe+2 के साथ जुड़कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन, एक ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है। और इस ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो कौन सा एंजाइम होता है इसके बनाने के लिए, तो कार्बनिक एनहाइड्रेज। कार्बनिक एनहाइड्रेज, इस एंजाइम की उपस्थिति के कारण जो ऑक्सीजन होता है वो Fe+2 के साथ जुड़कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। और यह ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो धमनियों द्वारा है वो शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, धमनियों प्रत्येक कोशिका तक पहुंच गया, उसके पश्चात शरीर को ऑक्सीजन मिल जाती है और जो रक्त का है वो इसका अपघटन हो जाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन का। और जो हिमभाग होता है, हिम प्लस ग्लोबिन इससे बना था, ये हमने यहाँ देखा था, हिम प्लस ग्लोबिन। तो हिमभाग होता है वह तो यकृत व प्लिया में चला जाता है, यकृत या प्लिया में इसका अपघटन होता है। और जो ग्लोबिन भाग होती है ये ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन से क्या बनते हैं, एमिनोमल बनते हैं। तो ग्लोबिन प्रोटीन होती है वह एमिनोमल में परिवर्तित हो जाती है, एमिनोमल बन जाता है। और यह जो यकृत या प्लिया होता है उसमें हिमभाग बनता है। और जो कालांतर में यह हिमभाग ही पितरस का निर्माण करता है, पितरस का। और इसमें बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन कणिकाएं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ये हमने पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ा था। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन कणिकाएं है वो इस पितरस के अंतर्गत पाई जाती है जो हिमभाग से है वो बनती है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन कणिकाएं। तो इसीलिए ही इस यकृत या प्लिया को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, यकृत या प्लिया आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है यकृत या प्लिया को। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है और यकृत या प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आरबीसी का अपघटन होता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें आरबीसी नहीं पाई जाती, माइटोकॉन्ड्रिया, इस पर हम लेक्चर बना चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी कार्य वगैरह सब कुछ है वो लेक्चर में बताया गया, आप वहां से देख लीजिए। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में आरबीसी नहीं पाई जाती। और एक स्वस्थ मनुष्य में हम बात करते हैं पुरुष की, जो पुरुष होते हैं उनमें 53 लाख प्रति घन मिमी है वो आरबीसी की संख्या होती है। और एक मादा के अंदर 47 लाख प्रति घन मिमी, यह डिफरेंस होता है। यानी कि 5 लाख प्रति घन मिमी का दोनों में अंतर होता है, एक स्वस्थ पुरुष के अंतर्गत और एक महिला में अंतर्गत आरबीसी की संख्या में। रक्त कणिकाओं में हमारा दूसरा टॉपिक है डब्ल्यूबीसी, जिनको श्वेताणु भी कहा जाता है।
तो शरीर में प्रतिरक्षी क्रियाओं के संपादन के लिए ये WBC या श्वेताणु कोशिकाएं पाई जाती है। यानी कि ये प्रतिरक्षी क्रियाओं में, शरीर के रोग प्रतिरोधी बनाने के लिए प्रतिरक्षी क्रियाओं में ये संपादन करती है। और ये वो केंद्र की RBC है वो केंद्र विहीन होती थी, इनमें केंद्र का वो पाया जाता है। यानी कि ये केंद्र युक्त होती है, केंद्र युक्त है। और इनकी एक खास बात है कि ये रंगहीन होती है, यानी कि इनमें कोई रंग नहीं होता। यानी कि रंगहीन केंद्र युक्त प्रतिरक्षी क्रियाओं के संपादन के लिए वो WBC कोशिकाएं पाई जाती है। और इनका कार्यकाल 5 से 10 दिनों का होता है, 5 से 10 दिन ये इनकी एज होती है। और इनमें इनकी संख्या की बात करें तो RBC की तो थी 53 लाख प्रति घन में, इनकी होती है 7000 प्रति घन में, बहुत कम संख्या होती है 7000 प्रति घन में। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंतर्गत RBC अनुपात WBC कितना होता है? RBC अनुपात WBC तो 600:1 का अनुपात होता है RBC अनुपात WBC। यानी कि एक WBC के ऊपर वो 600 RBC पाई जाती है। यदि विपरीत पूछ लिया जाए WBC अनुपात RBC तो 1:600 हो जाएगा। ये एक MCQ है बायोलॉजी का, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं WBC वो कितने प्रकार की होती है। तो WBC वो 2 प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब कणिका में, यानी कि कणिका में या ग्रेन्युलोसाइट। और एग्रेन्युलोसाइट यानी कि अकणिका में, एग्रेन्युलोसाइट। तो इनमें क्या होती है, इनमें कणिका युक्त होती है और ये कणिका विहीन होती है। तो ग्रेन्युलोसाइट होती है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल। और एग्रेन्युलोसाइट को बांटा जाता है 2 भागों में, मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट। न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट। पहले हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट के बारे में। तो इनमें क्या होता है कि जो हम किसी पदार्थ को अभिरंजित करते हैं तो वो कोई ना कोई रंग ग्रहण कर लेते हैं। तो अभिरंजन की प्रकृति के आधार पर इन ग्रेन्युलोसाइट को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल मतलब न्यूट्रल यानी कि कोई भी नहीं। तो जब इन कोशिकाओं को है वो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित किया गया तो इनके द्वारा है वो हल्का बैंगनी रंग, न्यूट्रोफिल के द्वारा हल्का बैंगनी रंग ग्रहण कर लिया गया और इनको अभी न्यूट्रोफिल कोशिकाएं कहा गया। न्यूट्रोफिल कोशिकाएं है वो किसी कोशिकाओं का जो वायरस प्रवेश करके, जैसे कि किसी कोशिकाएं तो उसको खत्म करने के लिए, यानी कि शरीर की प्रतिरक्षी क्रिया में ये इस प्रकार से सहायता करती है। जब कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो उसका भक्षण करने में ये न्यूट्रोफिल सहायता करती है, यानी कि भक्षकाणु प्रवृत्ति की होती है, भक्षकाणु प्रवृत्ति की। और न्यूट्रोफिल की संख्या है वो कुल WBC का 62% होती है, सर्वाधिक मात्रा में यही होती है 62%। नेक्स्ट एसिडोफिल। एसिडो मतलब एसिड, नाम से नाम आता है एसिड। तो जब इनको अम्लीय अभिरंजकों से अभिरंजित किया गया था तो इनके द्वारा लाल रंग ग्रहण कर लिया गया था और इनको एसिडोफिल कोशिकाएं नाम दिया गया। और बेसोफिल मतलब क्षारीय, तो इनको क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित करने पर इनके द्वारा गुलाबी रंग ग्रहण किया गया। ये कुल रक्तता होती है 2.5%। एसिडोफिल का दूसरा नाम है इओसिनोफिल। आप इनके नाम जरूर याद रखें अलग अलग। इओसिनोफिल, एसिडोफिल का दूसरा नाम है इओसिनोफिल। और बेसोफिल इसकी संख्या वो WBC का 0.5% होती है। तो एसिडोफिल या इओसिनोफिल की एक खास बात बताता हूँ आपको। जब एलर्जी होती है कि हमें तो एंटी हिस्टामिनिक गुण
एंटी हिस्टामिनिक गुण, यानी कि एलर्जी में इनमें हिस्टामिनिक गुण होता है और इसके विपरीत एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है ना इन एसिडोफिल में। तो इसके कारण इनकी संख्या बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप इयोसिनोफिल्स की संख्या में वो वृद्धि होती है। तो एलर्जी में है वो इन इयोसिनोफिल कोशिकाओं की वृद्धि होती है। यह पूछा जाता है घुमाकर कि एलर्जी होती है शरीर में तो कौन सी कोशिकाओं की वृद्धि होती है, तो इयोसिनोफिल या एसिडोफिल की वृद्धि होती है। और बेसोफिल ये वो क्षारीय व्यंजकों से व्यंजित किया गया था इनको। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट की। जो मोनोसाइट कोशिकाएं होती है, मोनोसाइट कोशिकाओं की संख्या है वो कुल डब्ल्यूबीसी का 30% होती है। और इनका प्रमुख कार्य होती है जो बड़े आकार के जो जीवाणु या कोई अन्य एंटीजन प्रवेश करता है शरीर में, तो उसको भक्षण करने की क्रिया वो मोनोसाइट की कोशिकाओं के द्वारा की जाती है। तो डब्ल्यूबीसी ये जो मोनोसाइट कोशिकाएं और न्यूट्रोफिल कोशिकाएं होती है, ये दोनों मिलकर यानी कि मोनोसाइट प्लस न्यूट्रोफिल कोशिकाएं मिलकर शरीर का प्राथमिक प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल कोशिकाएं मिलकर भक्षण क्रिया में सहायता करती है, इसलिए इसको प्राथमिक सुरक्षा पंक्ति कहा जाता है शरीर की। और ये जो ल्यूकोसाइट या लसीकाणु होते हैं, ये वैसे तो भक्षकाणु प्रवृत्ति के नहीं होते, परंतु इनके जो टाइप होते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये जो है बी लिम्फोसाइट होती है ये छोटी लसीकाणु होती है, छोटी लसीकाणु, और टी लिम्फोसाइट है वो बड़ी लसीकाणु होती है। तो टी लिम्फोसाइट की प्रेरण से वो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करती है, यानी कि हेल्पर टी कोशिकाएं, ये जो हेल्पर या साइट कार्य करती है टी लिम्फोसाइट, इनके प्रेरण से जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है जो एंटीजन का है वो सर्वनाश करने में सहायता करती है। और इनकी मात्रा है वो 5% होती है कुल डब्ल्यूबीसी का। तो इस प्रकार से ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। और रक्त कणिकाओं के अंतर जो तीसरा व अंतिम है वो है प्लेटलेट्स, और इनको हिंदी में विमाणु कहा जाता है। तो ये जो है 2 से 4 माइक्रोमीटर व्यास की छोटी अनियमित आकार की केंद्र विहीन कणिकाएं होती है, और इनका प्रमुख कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। रक्त का जो थक्का बनता है, हमें चोट लगने के दौरान थक्का बनता है, उनमें सहायता करती है ये रक्त विमाणु या प्लेटलेट्स। और इसके अलावा इनका निर्माण भी है वो बोन मेरो या अस्थि मज्जा में होता है, और विघटन भी प्लिया में ही होता है। और बात करें जीवन काल की, तो जीवन काल है वो 507 दिन होता है। इस प्रकार से हमारी तीनों रक्त कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है वो संपन्न होती है।